स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में विस्तार से पढ़ा होगा। जो लोग नहीं देखे हैं या स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप रिकमेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, हिंदी में इसको अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का जो संपूर्ण क्षेत्र होता है उसको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय रेडिएशंस कहने का मतलब है गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, रेडियो, माइक्रोवेव्स। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हैं और सभी का अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। प्रत्येक विद्युत चुंबकीय विकिरण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण से तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के आधार पर भिन्न होती है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने में, स्ट्रक्चर को स्थापित करने में या किसी अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बताने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। तो इलेक्ट्रॉनिक अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट का जब एब्जॉर्प्शन किसी मॉलिक्यूल के द्वारा किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड हैं, मतलब एक निश्चित प्रकार के ट्रांजिशंस के लिए निश्चित ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो सके। जिस तरीके से यूवी या अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट का एब्जॉर्प्शन जब कोई मॉलिक्यूल करता है तो इलेक्ट्रॉन्स वन एनर्जी लेवल से अनदर एनर्जी लेवल्स में जाते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल्स में जाते हैं तो इनके पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सके। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस का जब कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो प्रत्येक जो एनर्जी लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हैं, उनसे संबद्ध जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें परिवर्तन होते हैं। तो लाइक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी क्वांटाइज्ड होंगे। तो जब किसी मॉलिक्यूल के द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण तो नहीं होंगे, किंतु इनके कारण मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन आर एफ, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ आई आर। जब किसी मॉलिक्यूल के द्वारा आई आर, अवरक्त विकिरण का अवशोषण किया जाएगा तो उसमें वाइब्रेशंस होंगे, क्योंकि बॉन्ड को इस तरीके से बताया जाता है, बॉन्ड्स स्प्रिंग लाइक बॉन्ड्स होते हैं, तो वाइब्रेशंस होते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल के द्वारा आई आर का एब्जॉर्प्शन होगा तो बॉन्ड्स में वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशन दो तरीके से होते हैं, या तो बॉन्ड्स क्या हो सकते हैं, स्ट्रेच हो सकता है, उसमें तनन हो सकता है, या तो बेंडिंग हो सकता है। बॉन्ड्स क्या हो सकते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं या तो बेंड हो सकते हैं, इस तरीके से। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से बॉन्ड्स में बंकन या तनन होता है। बॉन्ड्स या तो स्ट्रेच होते हैं या तो बेंड होते हैं। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण एनर्जी लेवल से, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से संबद्ध वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। और जब किसी मॉलिक्यूल के द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, आप ध्यान रखिएगा कि इन जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं वो भी क्वांटाइज्ड होते हैं। तो जब निश्चित आवृत्ति का इंफ्रारेड रेडिएशंस उसमें से पास होगा या मॉलिक्यूल के जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही है उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंज कर सके, तभी उसमें स्ट्रेच या बेंडिंग होगी। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस के कारण क्या होगा, बॉन्ड्स में वाइब्रेशंस होंगे, और वाइब्रेशंस को आप कह सकते हैं कि वो तो बॉन्ड्स या तो स्ट्रेच होंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये तो बॉन्ड्स के इस तरीके से बॉन्ड्स है, ये है दो, ये कोई कनेक्टिंग सेंट्रल एटम हो गया, और मान लीजिए ये H2O लाइक मॉलिक्यूल है। तो ये बॉन्ड्स जो हाइड्रोजन OH बॉन्ड्स हैं, इनमें क्या हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकती है, ये स्ट्रेच हो सकता है इनमें,
OH बॉन्ड्स की लेंथ बढ़े या घटे, या यहाँ पे क्या हो सकता है, इनके बीच में बेंडिंग हो। तो बेंडिंग या स्ट्रेचिंग होती है जब इंफ्रारेड रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन होता है। अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग जो IR रीजन होता है वो 0.8 माइक्रोमीटर से लेकर के 30 माइक्रोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं IR रीजन। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का जो 0.8 माइक्रोमीटर से लेकर के 30 माइक्रोमीटर तक का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड रीजन। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो आप देखेंगे 0.8 माइक्रोमीटर से लेकर के 30 माइक्रोमीटर तक का जो रीजन है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ये 2.5 माइक्रोमीटर है और ये 15 माइक्रोमीटर है और ये 20 माइक्रोमीटर। ये जो क्षेत्र होता है 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 15 माइक्रोमीटर्स का जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं IR रीजन। बेसिकली जो IR रीजन है या जितने भी IR स्पेक्ट्रा के अंतर्गत जो उपयोगी जानकारी है वो इसी क्षेत्र में प्राप्त होती है। 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 15 माइक्रोमीटर के बीच में अधिकांश उपयोगी जानकारी इस क्षेत्र में प्राप्त होती है। और इसके पहले का जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं नियर IR और इसके बाद का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं फार IR। तो UV विजुअल स्पेक्ट्रा से भिन्न, जिसमें कि बहुत ही कम पीक प्राप्त होते हैं, तो UV विजुअल स्पेक्ट्रा से यह इस प्रकार अलग है कि UV विजुअल स्पेक्ट्रा में जो पीक्स होते हैं वो काफ़ी कम प्राप्त होते हैं। इसमें काफ़ी अधिक संख्या में आपको एब्जॉर्प्शन बैंड्स या शिखर प्राप्त होंगे। उनमें सभी उपयोगी नहीं होते हैं या सभी के से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला नहीं जा सकता, लेकिन जितनी भी पिक्स का स्टडी किया जाता है वो स्टडी करने में हम सक्षम होते हैं। उनसे इस प्रकार की उपयोगी जानकारी मिल जाती है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को आप बता सकते हैं। जो इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम होता है उसको तरंग संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। सामान्यतः जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं वो एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ के बीच में होता है, और हम जो वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रा होता है उसको हम लोग वेव नंबर के टर्म्स में ही शो करते हैं, बिकॉज जो वेव नंबर होता तरंग संख्या होता है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E = h न्यू और न्यू = 1/λ होता है। तो ये जो HC न्यू बार जो है ये जो एनर्जी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जो वेव नंबर होता है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको फिर से पीछे की तरफ ले चलूं तो 0.8 माइक्रोमीटर से लेकर के 30 माइक्रोमीटर तक का जो संपूर्ण क्षेत्र होगा उसे आप IR रीजन कहेंगे। अब इसमें बहुत सारे पीक्स मिलते हैं, जैसे मैंने कहा बहुत सारे एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलेंगे, लेकिन सभी यूजफुल नहीं होते या सबसे कुछ कंक्लूजन निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता। लेकिन जिनका हम लोग स्टडी कर पाते हैं या जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती हैं वो कहाँ से कहाँ के बीच में मिलती हैं, 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 15 माइक्रोमीटर्स के बीच में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में अधिकांश जो उपयोगी जानकारी है वो मिल जाती है। और इट टेल्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो इसी 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 15 माइक्रोमीटर्स के बीच में पाए जाते हैं। जो उनके जो बॉन्ड्स में फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड्स में जो स्ट्रेचिंग या बेंडिंग होगी वो इसी रीजन में होती है। तो अधिकांश तो ये जो क्षेत्र होता है इसे फंक्शनल ग्रुप रीजन भी कहते हैं। अगर मैं इसको वेव नंबर के टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो वेव नंबर के इक्वल टू, जैसा कि मैंने कहा कि वेव नंबर इक्वल टू होता है 1/λ। और अगर मैं यदि वेवलेंथ 2.5 माइक्रोमीटर है 2.5 माइक्रोमीटर है तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/, अगर इसको हम लोग वेव नंबर में कन्वर्ट करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा 1/2.5 10⁻⁻⁴। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर की जो इकाई होती है वो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो 2.5 माइक्रोमीटर जो है ये कितना हो गया 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर हो गया। और अगर इसको आप 1/15 माइक्रोमीटर करेंगे तो ये होता है अराउंड 667 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, वेव नंबर का है। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये लेमडा की वैल्यू है और नीचे जो आप देख रहे हैं ये लेमडा है 0.8 माइक्रोमीटर से लेकर के 30 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला रीजन है। और ये यहाँ जो नीचे तरफ आप देख रहे हैं जो 4000 सेंटीमीटर से 667 सेंटीमीटर वाला जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं, वो कहलाता है आपका वेव नंबर। तो वेव नंबर से हमको डायरेक्ट एनर्जी का पता चलता है बिकॉज वेव नंबर एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 667 एनर्जी लेवल तक का जो रीजन है वो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में उसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए पर्याप्त जानकारी देता है। उदाहरण के लिए जैसे आप देखें किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उनके जो स्पेक्ट्रा है IR स्पेक्ट्रा है वो 3200 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पाए जाते हैं। तो और कार्बोनिल ग्रुप के स्पेक्ट्रा आपको 1710 सेंटीमीटर इनवर्स में मिलते हैं। तो इस तरीके से आप किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के IR स्पेक्ट्रा से आप ये पता लगा पाते हैं कि उसमें कौन सा पर्टिकुलर टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब किसी मॉलिक्यूल के द्वारा इलेक्ट्रॉन UV विजुअल का एब्जॉर्प्शन नहीं किया जाता है या UV विजुअल लाइट के एब्जॉर्प्शन से कुछ हम कंक्लूजन ड्रा नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में IR स्पेक्ट्रा जो होता है वो काफ़ी यूजफुल होता है किसी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान करने में। मैं समराइज करूं तो इस पूरे लेक्चर का निचोड़ ये है कि जब किसी मॉलिक्यूल के द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं उनसे संबद्ध जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें परिवर्तन आता है। या किसी मॉलिक्यूल के द्वारा जब IR का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा तो जो बॉन्ड्स हैं उनमें स्ट्रेच या बेंड्स होते हैं। और इस स्थिति में हमको किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप होता है, आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर का या उसकी प्रॉपर्टीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 15 माइक्रोमीटर तक के क्षेत्र में या 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 667 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में सभी ऑलमोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान इसकी सहायता से कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों को स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, वाइब्रेशंस के बारे में या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और बताऊंगा। थैंक यू फॉर